Hello guys, I'm Suraj Kumar Sharma and welcome back to my channel Pragya Science Coaching Center or PS Coaching Center. My dear students, today I'm going to teach you some important objective questions of science which will be very helpful for your examinations. So without much delay, let's get started. My dear students, आज के जो भी प्रश्न हैं वे 10वीं क्लास के विज्ञान से लिए गए हैं, जो कि 10वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये जो प्रश्न हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, आज की क्लास को देख लेते हैं और इन प्रश्नों को जानते हैं। जो प्रश्न आपको नहीं याद होगा उसे ज़रूर लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। यानी वह कौन सा विज्ञान है जो पौधों को नाम देता है, यानी किस विज्ञान के अंतर्गत पौधों को नाम दिया जाता है। विकल्प है नामकरण, वर्ग की पहचान या वर्गीकरण। फिर से विकल्प सुनिए, नामकरण, वर्ग की पहचान या वर्गीकरण, यानी किसके अंतर्गत पौधों को नाम दिया जाता है। आप भी कोशिश करेंगे, इसका आंसर होगा पौधों को नाम देने वाला विज्ञान जो है वह वर्गीकरण है। यानी वर्गीकरण के अंतर्गत ही क्या होता है, नामकरण किया जाता है, नामकरण होने के बाद ही उसको पहचान मिलता है। तो आपका आंसर होगा वर्गीकीय। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, अब तो फिलामेंट समझ ही रहे होंगे। जो विद्युत बल्ब होता है ना, विद्युत बल्ब में आप देखिएगा, विद्युत बल्ब में इस तरह का तार लगा होता है, इसी तार को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तांबा का, प्लैटिनम का, टंगस्टन का या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बल्ब का फिलामेंट उस पदार्थ का बनाया जाता है जिसका गलनांक उच्च होता है, जो जल्दी नहीं गलता है और उस ताप पर भी अधिक गर्म होकर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश देता है। तो यहाँ जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वह टंगस्टन के तार का बनाया जाता है। यह 3400 डिग्री सेल्सियस ताप पर तक गर्म होकर के प्रकाश उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। यानी बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस डालते हैं तो कौन सा गैस बनता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना हो गया CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पर जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस Cl2 डालेंगे तो कौन सा पदार्थ बनेगा ये बताना है। विकल्प है कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जल। चलिए याद कर लीजिए कि जब शुष्क बुझे हुए चूना पर क्लोरीन गैस डाला जाता है तो विरंजक चूर्ण बनता है। यह विरंजक चूर्ण बनाने की एक विधि है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। यानी श्वसन तंत्र से कौन सी बीमारी संबंधित है। विकल्प है डायरिया, टीबी, निमोनिया या चौथा विकल्प है बी और सी दोनों, यानी टीबी और निमोनिया दोनों। चलिए तो थोड़ा सा हम जान लें। डायरिया जो बीमारी है इसमें श्वसन तंत्र से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि डायरिया में व्यक्ति को क्या हो जाता है, मुंह पेट चलना शुरू हो जाता है। लेकिन श्वसन सांस लेने से संबंधित है टीबी, जिससे फेफड़ा खराब हो जाता है। निमोनिया उससे संबंधित है। तो आपका आंसर होगा डी, यानी बी और सी दोनों। टीबी और निमोनिया जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। अगला, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। यानी मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होता है यह बताना है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होता है। विकल्प है सोमैटोस्टैनिन के द्वारा, दूसरा विकल्प है ग्लूकागन के द्वारा, तीसरा विकल्प है गैस्ट्रिन के द्वारा और चौथा है इंसुलिन के द्वारा। तो साथियों याद कर लें कि हमारे रक्त में जब हम भोजन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है और इस ग्लूकोज में जो भी शुगर की मात्रा होती है, यह शुगर की जो मात्रा है इंसुलिन ही नियंत्रित करता है। यह जो इंसुलिन ही नियंत्रित करता है। यह जो इंसुलिन है यह पेनक्रियाज ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है
और एक और बात याद कर लें, इंसुलिन की मात्रा ही हमारे शरीर में इंसुलिन की जब उचित मात्रा होती है तो यह ग्लूकोज को तो नियंत्रित करता ही है, चीनी को नियंत्रित करता ही है, प्लस हमारे बॉडी में शुगर नामक रोग नहीं होने देता है। जो शुगर नामक जो बीमारी है इसको नहीं होने देता है। चलिए अगला, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है ऑर्थो लेंस, डिफॉक्सी लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो यहाँ थोड़ा सा याद कर लें, एक दूर दृष्टि दोष हो गया, एक हो गया निकट दृष्टि दोष। दो दोष आपके सामने हैं और दो लेंस लिखते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस है। इन दोषों के लिए अवतल लेंस। तो देखिए, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि में अवतल लेंस का। इसको ट्रिकली आप याद कर लें, दूर दृष्टि दोष में क्या है, 2 अक्षर हैं तो उत्तल में 3 अक्षर हैं। उस तरह निकट दृष्टि दोष में 3 अक्षर हैं तो अवतल में क्या है, 4 अक्षर, 1 अक्षर बढ़ा देना है। दूर दृष्टि तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि तो अवतल लेंस, 1 अक्षर बढ़ा है, यानी निकट में अवतल, दूर में उत्तल, 1 अक्षर बढ़ाकर देख लेना। तो यहाँ आंसर क्या होगा, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस आंसर हो जाएगा सी। अगला, वायुमंडल में CO2 पाया जाता है, यानी बताना है वायुमंडल में CO2 कितना % पाया जाता है, 78%, 21%, 4% या 0.03%। यानी वायुमंडल में CO2 कितना % होता है, 78%, 21%, 4% या 0.03%। चलिए साथियों याद कर लें कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक है 78%, ऑक्सीजन है वह 21% है और जो CO2 गैस है ये 0.03% है। 4% तो कुछ नहीं है। यहाँ याद कर लें, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और CO2 गैस 0.03%। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला, प्रतिरोधकता का मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। विकल्प है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, मीटर या कोई नहीं। तो देख लीजिए, यहाँ प्रतिरोधकता पूछ रहा है, यहाँ जो मीटर है लंबाई का मात्रक है और प्रतिरोधकता पूछ रहा है, इसका मात्रक क्या होगा, ओम मीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। विकल्प दिया है परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी या पराशरणी। फिर से क्वेश्चन सुनिए, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी या पराशरणी। तो यहाँ थोड़ा सा याद कर लें, परजीवी जो दूसरे जीव पर आश्रित रह करके अपना जीवन यापन करता है उसको परजीवी कहा जाता है। जैसे मनुष्य के माथे में जू पड़ जाना परजीवी है, या जानवरों गाय बैल भैंस के शरीर में देखिएगा जू पड़ जाता है और ठैल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब क्या है, परजीवी हैं। या मनुष्य के पेट में जो कीड़ा पड़ जाता है वो क्या है, परजीवी है। और दूसरा आता है स्वपोषी, जो जीव अपना भोजन स्वतः बनाता है उसको बोलते हैं स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या हैं, स्वपोषी हैं। इनको उत्पादक भी कहा जाता है, इनको उत्पादक भी कहा जाता है। और अगला दिया है मृतजीवी, जो सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होते हैं और उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं मृतजीवी। और पराशरणी, जो अपना पोषण पराशरण क्रिया द्वारा करते हैं उनको पराशरणी बोलते हैं। तो यहाँ मृतजीवी जो सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, गोबर छत्ता भी देखिएगा सड़े गले पदार्थ पर ही उत्पन्न होता है और उसी पर अपना जीवन यापन करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, मृतजीवी। अगला, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। विकल्प दिया है संयोजन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी या विघटन। तो संयोजन का मतलब क्या है, जब दो पदार्थ जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको संयोजन बोलते हैं। जैसे C+O2 हम लोग लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, CO2, यह एक संयोजन अभिक्रिया है। अपघटन, जब एक बड़ा पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थों में बदल जाता है तो उसको बोलते हैं अपघटन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया, इसको जैसे गर्म करेंगे हम तो CaO आप प्लस बन जाता है CO2, ये अपघटन हो गया, अपघटित हो गया। अपघटन या विघटन एक ही अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी तीसरा बनता है ऊष्माक्षेपी, यानी जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन होता है उसको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ प्राकृतिक गैस का दहन देखिएगा, जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है, जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी
क्षेपी अभिक्रिया। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, यानी बताना है सामान्य मनुष्य के नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। नेत्र में याद रहे दो बिंदु होता है, एक निकट बिंदु, एक होता है दूर बिंदु। निकट बिंदु जहाँ के वस्तु को क्लियर देख ले, और दूर बिंदु का मतलब है वह दूर बिंदु जहाँ तक के वस्तु को व्यक्ति क्लियर देख ले। तो वही बताना है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। विकल्प है 25 सेमी, अनंत, 25 मिलीमीटर या 25 मीटर। तो याद रहे साथियों, निकट बिंदु तो फिक्स है, निकट बिंदु फिक्स है कि 25 सेंटीमीटर क्या होता है, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु होता है। 25 सेमी कहिए या 10 इंच कहिए, यह निकट बिंदु है 25 सेम या 10 इंच। लेकिन दूर बिंदु फिक्स नहीं है, तो जो नेत्र का दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, अनंत होता है, ये फिक्स नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, यानी कौन सी क्रिया है इसमें जो ऑक्सीकरण नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम लोग ऑक्सीकरण को समझ लेते हैं, ऑक्सीकरण को समझते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब हुआ किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब हुआ एक O2 के साथ संयोग की क्रिया। तो इसमें देखना है किसमें O2 का संयोग नहीं होता है, जिसमें O2 का संयोग नहीं होगा वहीं क्या होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो देखिए दहन, दहन का मतलब जलाना। कोई पदार्थ तभी जलेगा जब हवा होगा, बिना हवा ऑक्सीजन का कोई जलेगा नहीं, और तो ये ऑक्सीकरण है। फिर देखते हैं अवक्षेपण, यानी अवक्षेपण यह एक ऐसा प्रतिक्रिया है जिसमें के अंत में अवक्षेप निकलता है, एक अलग पदार्थ बन जाता है। यानी इसमें ऑक्सीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी अवक्षेपण के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, लेकिन भोजन पचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन का भोजन पचेगा नहीं, और बिना ऑक्सीजन का श्वसन होगा नहीं। यानी कहने का अर्थ है श्वसन, भोजन का पचना और दहन, ये तीनों ऑक्सीकरण है, जबकि अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अवक्षेपण, यह ऑक्सीकरण नहीं है। यानी जबकि दहन, भोजन का पचन, श्वसन, ये तीनों क्रियाएं ऑक्सीकरण है। अगला, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक मनुष्य का रक्तचाप या शुगर दोनों 120/80 होता है। यहाँ दिया है 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। लेकिन याद रहे एक स्वस्थ मनुष्य का या तो ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो, दोनों 120/80 होता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों याद रहे कि किसी भी दर्पण या लेंस के द्वारा दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम पढ़े होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दा पर प्राप्त किया जाता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं प्राप्त किया जाता है। काल्पनिक यानी आभासी, ठीक है, वास्तविक इसी को हम लोग पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी को पर्दा पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आपका आंसर हो जाएगा बी कि वास्तविक प्रतिबिंब सिनेमा पर्दे पर पड़ता है, क्योंकि आभासी को आप प्राप्त कर ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन है, यानी आपको बताना ऑक्सीजन क्या है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है। ये सिंपल सी क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन क्या है, या वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है। तो याद रहे जो ऑक्सीजन है वसा हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा वगैरह है नहीं। एक कार्बोहाइड्रेट हो नहीं सकता है, ना तो ये कार्बोहाइड्रेट है और ना ही वसा है, और ना ही यह जीव के शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाला कोई हार्मोन है, ना तो ये हार्मोन है, ना ही कार्बोहाइड्रेट है और ना ही वसा। तो क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जो पाचन क्रिया में भी सहायक होता है। अगला, किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा है, यानी बताना है किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी किसका इसमें मात्रक किलोवाट घंटा है। तो देखिए दिया है विकल्प, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का या शक्ति का। आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का या शक्ति का। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसका आविष्कार C.A. कूलम ने किया था, C.A. कूलम नामक वैज्ञानिक ने किया था। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, WAT वाट होता है।
यानी आवेश का मात्रक कूलाम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और शक्ति का मात्रक वाट या हॉर्स पावर होता है। लेकिन ऊर्जा है जिसका मात्रक किलोवाट घंटा होता है, यानी विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है अपच या अपच का उपचार करने के लिए निम्न से कौन औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? यानी यदि आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, अपच हो जाता है, तो उसका उपचार करने के लिए आप कौन सा दवा लेंगे? विकल्प है एंटासिड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या एंटीसेप्टिक। फिर से विकल्प सुनिए, यानी यदि अनपच हो जाए तो आप कौन सा दवा लेंगे? एंटासिड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या एंटीसेप्टिक। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाएं लगभग सारे बीमारियों में दिया जाता है एंटीबायोटिक दवा। एनाल्जेसिक दवाएं है, इसके बाद क्या है? एंटीसेप्टिक क्रीम है। तो अपच के लिए हम क्या करेंगे? सबका व्यवहार तो करेंगे नहीं, वो एंटासिड का ही व्यवहार हम लोग करेंगे। एंटासिड का व्यवहार करेंगे या जैसे ही पेट में एंटासिड जाता है तो क्या करता है, जो पेट में अपच हुआ होता है उसको पचाने का काम करता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एंटासिड में जितना एंजाइम है एंटासिड के अंतर्गत ही आते हैं जो अपच को दूर करते हैं। अगला, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी, लिटमस पत्र इत्यादि किस प्रकार का सूचक है? तो देखिए हल्दी, यहाँ विकल्प दिया है, थोड़ा विकल्प सुन लीजिए। संश्लेषित, प्राकृतिक, प्राकृतिक एवं संश्लेषित तथा अन्य। यानी हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? विकल्प है संश्लेषित, प्राकृतिक, प्राकृतिक एवं संश्लेषित या अन्य। चलिए थोड़ा जानिए। संश्लेषित का मतलब खुद जिसको बनाया जाता है वो संश्लेषित हुआ। तो हल्दी तो आप बनाते नहीं प्रयोगशाला में, तो संश्लेषित होगा नहीं। इसका और देखिए प्राकृतिक या प्राकृतिक, तो हल्दी तो नेचर प्रकृति का ही देन है। तो यही क्लियर हो जाता है कि आपका प्राकृतिक ही होगा। हल्दी, लिटमस पत्र इत्यादि किस सूचक है? तो ये होगा प्राकृतिक, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। ए प्राकृतिक संश्लेषित होगा नहीं, अन्य होगा नहीं, यानी प्राकृतिक बी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? किस रंग का उपयोग हम लोग खतरे के सिग्नल में करते हैं? ठीक है, किस रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है? पीला रंग, बैंगनी रंग, नीला रंग, लाल रंग। तो सब कोई जानता है कि हम लोग लाल रंग का व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका तरंग सबसे ज़्यादा होता है और यह दूर से ही दिखाई देता है, इसलिए लाल रंग का उपयोग हम लोग खतरे के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह दूर से दिखाई देता है, इसका तरंग ज़्यादा होता है। अगला, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इसमें कौन सी प्रक्रिया है जो जैव प्रक्रम है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या सभी? तो याद रहे, जैव प्रक्रम का मतलब होता है, जैव प्रक्रम का अर्थ हो गया वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का रक्षा होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। तो पोषण से भी तो जीवों का रक्षा होता है, उत्सर्जन से भी होता है, श्वसन से भी होता है, यानी इनमें तीनों रहेगा तभी जाकर के जीवों का रक्षा होगा। अतः सभी आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर होगा सभी, यानी विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? विकल्प है हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स, इनमें कोई नहीं। फिर से हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स, इनमें कोई नहीं। तो छाया में पनपने वाला सियोकाइट्स ही है जो छाया में उगता है। हेलियोकाइट्स, थियोफाइट्स ये सब छाया में नहीं उगते हैं, इनके लिए धूप अनिवार्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी जब हम साग सब्जी क्या करते हैं, काट कर फेंक देते हैं तो सरगल जाता है, तो सरगल जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विकल्प दिया ऊष्माक्षेपी, यहाँ ऊष्माशोषी है सर, ये ऊष्माशोषी दिया है, ऊष्माशोषी, दूसरा ऊष्माक्षेपी, तीसरा प्रतिस्थापन और चौथा उभयगामी। पहला ऊष्माशोषी, दूसरा ऊष्माक्षेपी, तीसरा प्रतिस्थापन और चौथा है उभयगामी। तो याद रहे, साग सब्जी को हम जब फेंक देते हैं तो सड़ता गलता है, तो ऐसी प्रक्रिया जो है यह ऊष्मा का क्षेपण करता है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान,
उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए, अगर उदासीन है तो इसका पीएच मान हमेशा क्या होगा? 7 होगा। अगर 7 से कम है पीएच मान, 7 से कम तो हो जाएगा अम्ल, 7 से कम होगा तो हो जाएगा अम्ल। और यदि 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, ठीक है, तो हो जाएगा क्षार, और 7 के बराबर है तो हो जाएगा अम्ल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए उदासीन है। जो हम पानी पीते हैं, शुद्ध पानी का पीएच भी 7 होता है, क्योंकि वो उदासीन होता है, ना तो हम अम्ल पीते हैं और नहीं क्षार। फिर से क्लियर कर दे, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार होगा, और 7 से कम होगा पीएच मान तो होगा अम्ल। जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जिस युक्ति से विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए विकल्प दिया, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र या मीटर। चलिए थोड़ा समझ लें। एमीटर क्या है? यह मात्रक है। एमीटर एक मात्रक है, यह विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करता है। गैल्वेनोमीटर क्या है? ये भी एमीटर से हम क्या करते हैं? एमीटर से धारा मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर ये भी एक मापक यंत्र है। गैल्वेनोमीटर एक मापक यंत्र है जो क्या करता है? धारा की उपस्थिति को बताता है, धारा है या नहीं इसको बताता है गैल्वेनोमीटर। और जनित्र यानी जनरेटर, इसी से हम लोग क्या करते हैं? करंट पैदा करते हैं। मीटर से तो पैदा नहीं करेंगे, मीटर भी एक प्रकार का मात्रक है। तो यहाँ जनित्र है, जनरेटर, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विकल्प है, परागकण, बीज, फल या पता। परागकण, बीज, फल या पता। तो बीजों के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहा जाता है, इसको याद कर लेना है। तो आपका आंसर हो जाएगा बीज। अगला क्वेश्चन, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होगा? काला, श्वेत, पीला या भूरा। यानी आपको बताना है कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है। कॉपर ऑक्साइड CO2 जो जम जाता है यह किस रंग का होता है? तो याद रहे, यह जो होता है हमेशा काला रंग का ही होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? काला, यानी विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है। तो अभी आपको बताए थे कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अगर अधिक है, 7 से अधिक है तो क्या होगा? क्षार होगा। 7 से अधिक होगा तो क्षार, और 7 से कम होगा तो वो क्या होगा? अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की चर्चा करता है, NaOH की चर्चा कर रहा है। तो NaOH क्या है? क्षार है, और तो इसका पीएच मान निश्चित 7 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ चारों के चारों भी कौन सा से ज़्यादा है? तो याद रहे कि NaOH जो है प्रबल क्षार है, और प्रबल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्षार है, और तो इसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होगा, यानी 14 होगा। अगला क्वेश्चन, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? बड़ा, छोटा, कोई नहीं, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, जब प्रकाश ज़्यादा हो जाता है तो हमारी आँख की जो पुतलियाँ हैं वो सिकुड़ती है, और प्रकाश कम होता है तो वो फैल जाती है ताकि ज़्यादा प्रकाश एब्जॉर्ब कर सके, और ज़्यादा प्रकाश में सिकुड़ जाती है ताकि प्रकाश को नियंत्रित कर सके। तो तेज प्रकाश में आँख की पुतलियाँ सिकुड़ जाती है, तो आंसर क्या होगा? वो छोटी हो जाएगी। अगला, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। कुछ देर पहले आपको बताए थे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। दूर के लिए 3 अक्षर वाला शब्द है, यानी कौन होगा? उत्तल। और निकट 3 शब्द हैं, निकट में 3 शब्द है, तो इसमें क्या चाहिए? 4 शब्द वाला, यानी अवतल चाहिए। इसमें चाहिए अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, और दूर दृष्टि दोष में दूर में उत्तल लेंस। यानी ये दूर 2 अक्षर का है तो उत्तल 3 अक्षर का, निकट 3 है तो अवतल 4 अक्षर का, 1 अक्षर बढ़ा देने हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। मनुष्य में श्वास लेने का सबसे मुख्य अंग क्या है? विकल्प है, फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया या क्लोम। फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया या क्लोम। नाक से भी हम श्वसन करते हैं, फेफड़ा से भी करते हैं, लेकिन मुख्य श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा ही है।
ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, बाय। आज के लिए फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।